शाहिद मलिक साहब, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप भारतीयों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी साजिश, प्रोपेगेंडा, वो कब क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों का बखूबी समझते हैं, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे तक वहाँ पर सर्व किया है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या अभी भी हम ये कहें कि हमले के खतरात मौजूद हैं सर? जी शादिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आपने मुझे लिया। सबसे पहले आपने बड़े अपने जामे इब्तदाइया में जिक्र किया, एक सिनारियो आपने पेश किया कि ये होती है जंग, ऐसे होती है, ये उसके असरात होते हैं। मेरी पहली पोस्टिंग थी टोक्यो, मुझे 2-3 दफ़ा हिरोशिमा नागासाकी जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ अभी भी हस्पतालों में लोग, उस वक़्त के जो बच्चे थे अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं। वहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है शाजिया, जो मैंने पढ़ी और जो वो कह रहे जापानी में थी, और मैं क्योंकि जापानी बोलता हूँ समझता हूँ। उसमें लिखा था द लिविंग विल एनवी द डेड, यानी जो आज जिंदा हैं उस हवाले से जो अस्पतालों में हैं वो रश्क से देखते हैं जो दुनिया में नहीं रहे उनको, यानी इतनी बुरी हालत उनकी है। लिविंग विल एनवी द डेड। सो खैर, हैविंग सेड दैट, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो आपने एक बिल्कुल एक जामे किस्म की मंजरकशी की है, दुनिया में लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, दुनिया में हिंदुस्तान के बयानिया की कोई पजीराई नहीं हुई है अब तक। हमने जो ऑफर की है वो एक, किसी से आप पूछ लें, किसी मुल्क से पूछ लें, उनके दोस्तों से पूछ लें, हिंदुस्तान के दोस्त हैं आजकल बहुत मुल्कों में, दूसरे ममालिक में, वो भी उनसे कहते हैं कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलके आपस में अफाम और तफहीम से इस मसले को हल करें कि इसके रेपरकशन जो हैं, 2 एटमी क़ुव्वतें हैं, इनकी बहुत बड़ी इसकी एक प्राइस पे करनी पड़ जाएगी, सिर्फ ना सिर्फ दोनों मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को। मैं ये समझना चाहती हूँ, जब इंडिया ये जानता है कि दोनों ममालिक एटमी पावर हैं, तो फिर इस प्रोपेगेंडे का, इस साजिश का मकसद क्या है? वो जो एक दुनिया से भी जिस तरह का रिस्पांस चाह रहा था, शायद दुनिया से भी वैसा रिस्पांस नहीं मिला। बावजूद इसके आपने सुना होगा अमित शाह को ये कहते हुए कि सिर्फ 140 करोड़ अवाम हमारे साथ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। देखिए, क्या हिंदुस्तान को भी पता है, हमें भी पता है कि इसके असरात क्या हो सकते हैं इस किस्म की जंग के, लेकिन उनका एक पैटर्न है शाजिया। आप देखिए मोदी सरकार का, खास तौर पे ये शुरू कर लीजिए आप 2016 से, उरी के वक्त, आज से 9 साल पहले उरी में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके फौरन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मोदी ने, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, यानी उस वक्त आज से 9 साल पहले उनके जहन में था कि पानी के मसले पे पाकिस्तान को किसी ना किसी वक्त हम एक दबाने की कोशिश करेंगे। ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, 9 साल पुरानी बात है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, 2019 में पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद आपको पता है वो बालाकोट में उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मेरे नजदीक पुलवामा के इंसिडेंट के बाद जो ज्यादा जिसके दूररस जिसके नताइज निकले, वो था कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर के लिए, कश्मीरियों को खास तौर पे कश्मीरियत के हवाले से दिया गया था, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, आर्टिकल 370। तो ये आप देख लीजिए कि पुलवामा के बाद उन्होंने वो हासिल, अब जो किया है, अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट जो हुआ है उसमें पहलगाम में, उसमें क्या उन्होंने हासिल किया? उसमें उन्होंने 2 चीजें, एक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फौरन ऐलान किया, और दूसरे, शाजिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से, दूसरे आजकल एज वी स्पीक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने रॉयटर्स में कल ही पढ़ा था कि हिंदुस्तान ने ये कोशिश की है IMF को ये कहने के लिए कि पाकिस्तान के साथ आप किसी किस्म का मुआहदा जो है आगे लेके ना चलें। शायद साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए, उस वक्त भी आप इंडिया में हाई कमिश्नर थे, उसके बाद भी आपने, उसके बाद ही तो वो सारा FATF का सारा शोशा छोड़ा गया था, वो ड्रामेबाजियां तभी से शुरू हो गई थी। जी, लेकिन देखिए उसमें थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता दूं, 2008 में
मनमोहन सिंह कांग्रेस की हुकूमत थी जी, ठीक है जी। उस सब इतने बड़े एक इंसिडेंट के बाद जिसमें तकरीबन 250 लोग मारे गए, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के भी लोग थे, ज्यादातर इंडिया के लोग थे, हिंदुस्तानी ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त भी इस किस्म का रिएक्शन हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से नहीं आया था। हालांकि इससे बड़ा अगर आप देखा जाए, अगर मुवाजना करें, इससे बड़ा इंसिडेंट था, इससे ज्यादा संगीन इंसिडेंट था वो, लेकिन उस वक्त भी हमारी बातचीत 8-9 महीने के बाद हमारा जो कॉम्पोजिट डायलॉग का प्रोसेस है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के दरमियान शुरू हो गया था। तो वहां के आप इसकी थोड़ा सा क्रेडिट आप उस वक्त के जो लीडरान हैं इंडिया में खास तौर पे उनको भी दीजिए कि उनकी तरफ से कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था। तो शायद मलिक साहब फिर तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस वक्त जो एक सोच चलाई जा रही है वो सिर्फ बीजेपी की सोच की अक्कासी करती है, जो एक बयानिया बनाया गया और उससे बढ़कर उनका जो मीडिया जिसको डिक्टेट किया जा रहा है। पूरे भारत को हम ये नहीं कह सकते कि वो जंग चाहता है या वो दुश्मनी की बात करता है, वो खून बहाने को या अपना खून बहाने को तैयार है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते। स्पेसिफिकली बीजेपी की हिंदुत्व जो सोच है ये वो है। जी, मैं तो आपको यही अभी अर्ज कर रहा था कि थोड़ा सा दोनों में मुवाजना कर लेना चाहिए कि ये जो है ना एक सोची समझी साजिश के तहत एक पैटर्न जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक पैटर्न हमें नजर आता है जब से ये सरकार उसमें आई है हुकूमत में, मोदी सरकार। तो एक पैटर्न हर 3-4 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट करवा दिया जाता है जिसकी बात वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह मलाइन किया जाए दुनिया में। लेकिन अब दुनिया भी ये जो गेम है, ये जो खेल है, इसको समझ चुकी है और इसीलिए जैसे आपने शुरू में कहा था, बिल्कुल बजा फरमाया था आपने कि कोई भी मुल्क जो है वो खुल के अब हिंदुस्तान के बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराइए। इट्स अ वेरी फेयर ऑफर दैट पाकिस्तान हैज मेड कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन में फायदा ले जाएगी मोदी सरकार? जी देखिए, ये तो फिर वो इलेक्शन जो होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ, लेकिन एक चीज मैं आपको कहता चलूं, आप भी जरूर फॉलो करती हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को काफी फॉलो करता हूं। वहां पे विद इन इंडिया वहां पे बड़ी आवाजें उठ रही हैं अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। वो वहां के लोग हैं, वहां के सिविल सोसाइटी के लोग हैं और हैं। हाँ, जहां पे ये नहीं चल रहा इस किस्म का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, उनका मीडिया तो आप समझ लें कि जिस तरह एक वॉर रूम की तरह पूरा मीडिया जो है इंडिया, अगर आप इंडियन चैनल्स कभी लगा के देख लें तो हर इंडियन चैनल के ऊपर, और वो बयानिया वो करते हैं, मुझे पता है हाउ इट वर्क्स देयर। वहां पे रोज सुबह के वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनका एक एक्सपी विंग है, वहां पे एक उनको दे दिया जाता है कि आज के लिए आपने इन लाइंस के ऊपर बात करनी। बिल्कुल। तो यानी हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव किस्म की चैनल्स भी हैं जो अपनी एक राय पेश करते हैं, जो जरूरी नहीं है कि अगर हुकूमत की, आजकल तो हुकूमत, आप ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द बोर्ड, इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, अगर आप पार्लियामेंट को देख लें, किसी अस्करी क़यादत को देख लें, हुकूमत को देख लें, वी आर ऑन द सेम पेज। तो जो हमारा मीडिया कह रहा है वो वही बात कर रहा है, लेकिन उनका मीडिया जो बात कर रहा है वो कर रहा है जो वो एक गलत उन्होंने बयानिया और जिनके अपनों को जिनके अपने टारगेट हुए हैं वो खुद अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पर इंटेलिजेंस नाकामी पर सवालात उठा रहे हैं कि ऐसी जगह पर जहां थोड़े ही फासले पर जंगल ही जंगल है, वहां जाना इतना ज्यादा मुश्किल है। तो क्या सो रही थी इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज? इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब है कि जिनके अपने गए हैं वो सवाल उठा रहे हैं अपनी एजेंसीज पर। जी देखिए ना, इसमें शाजिया सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक पेश किया था नॉर्मल सी की मिथ कि कश्मीर में नॉर्मल सी आ गई है पिछले 4-5 सालों में, वो जो मिथ है वो भी ख़त्म हो गई वहाँ पे कि मकबूजा कश्मीर में एक ऐसी बड़ी चीज़ हो जाती है जिसको आप सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल कह सकती हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर अंदर वहाँ पे ये वाक़या होता है। तो इसमें हाउ कैन
you know, an external element can be blamed for that. सिक्योरिटी लैब्स है, इसके ऊपर बातें हो रही हैं अखबारों में, अगर आप देख लें हिंदुस्तान की अखबारों में, उनकी मीडिया में इस किस्म की बातें हो रही हैं वहां पे। ठीक है, और उन्होंने अभी तश्कील दी है एक अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को तश्कील 9 की है उसकी।